अच्छा, आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का टाइटल है आपके पास वेक्टर्स। वेक्टर्स, सही है। आज हमने वेक्टर्स पढ़ना है। सबसे पहले वेक्टर्स क्या होता है। और आपके पास जो है वो बेटा फिजिकल जितनी भी क्वांटिटीज है, लेंथ है, मास है, टाइम है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। उसमें से कुछ क्वांटिटीज स्केलर होती है और कुछ क्वांटिटीज आपके पास क्या होती है, वेक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है विच हैज ओनली, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। तो वो आपके पास क्या कहलाती है, स्केलर या स्केलर क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर है। एग्जांपल्स में क्या हो गया, टाइम, लेंथ, मास। इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, इनकी डायरेक्शंस नहीं होती। सही है। टाइम कितने बज रहे हैं, इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, अभी 8:45 हो रहे हैं। सही है। आपके पास जो है वो, तो ये आपके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेंथ, दो पॉइंट्स के बिटवीन कितनी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है। सही है। मास, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कितना मास है, सही है, किलोग्राम्स के अंदर आ गया, तो कुछ डायरेक्शन नहीं है। तो ये सारी आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। एंड ईटीसी, सही है। ये सारी एग्जांपल्स है किसकी, स्केलर क्वांटिटीज की। इसी तरह एक और क्वांटिटी होती है वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा मैंने ऊपर क्वांटिटी नहीं लिखा, अ फिजिकल क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी which has मैग्नीट्यूड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी है, और साथ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज डायरेक्शन, और इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो हम कहेंगे अब जो है वो ये स्केलर नहीं है बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है, या ये वेक्टर है। सही है। तो आपके पास इसकी एग्जांपल्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सही है। इसके अलावा आपके पास और क्या होता है, वेक्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीजें, फोर्स। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों, क्योंकि इस क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसकी एक पर्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है। सही है। तो अब इस चैप्टर के अंदर हमने यूनिट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है। सही। तो वेक्टर्स की आपके पास क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। सही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, टेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, कोई भी वेक्टर है। सही है। तो उस पे क्या होता है, उसका एक एरो, सही है ना, उस वेक्टर पे क्या होती है, एक हेड होती है, जहाँ पे एरो बना हुआ होता है वो हेड कहलाता है। और जहाँ पे एरो नहीं होता, सिर्फ पॉइंट है, उसको कहते हैं टेल। सही है। तो कोई भी वेक्टर है आपके पास, ए एक वेक्टर है, उसके ऊपर अगर ये एरो बना दिया तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर है। सही है। और अगर एरो नहीं है, सिर्फ ए लिखा हुआ है, तो ये फिर वेक्टर नहीं है बल्कि क्या है, मैग्नीट्यूड है। एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को सिंपली ए से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। वेक्टर, वेक्टर के दोनों साइड पे मॉड्यूलस का साइन आ गया तो ये भी क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ही कहलाता है। सही है। अच्छा, तो वेक्टर में आपके पास क्या होता है, एक एरो होता है, सही है, वो हेड कहलाता है, और दूसरी साइड पे एरो नहीं होता, सिंगल एक पॉइंट होता है, वो टेल कहलाता है। सही है। जो आपके पास हेड है इसको आप टिप भी कह सकते हो, ये टिप भी है वेक्टर की। सही है। तो आपके पास वेक्टर में जो टेल वाला पॉइंट होता है वो कहलाता है इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाता है, टेल वाला, इनिशियल पॉइंट। सही है। और आपके पास जो वेक्टर का हेड या टिप वाला पॉइंट होता है ये कहलाता है फाइनल या फिर टर्मिनल। दो नाम है, फाइनल या टर्मिनल पॉइंट। ये चीज याद रखनी है क्योंकि ये आगे यूज हो रही होगी, फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। अच्छा, अब आ जाता है आपके पास, आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। सही है। वेक्टर का जो है वो इक्वल वेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है।
सही है। जीरो और नल वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, सही है। तो आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आ रहे हैं, सही है। उसमें कुछ टाइप्स भी है, कुछ आपके पास जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेक्टर्स है। सबसे पहले नंबर वन, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये हमने एक्सरसाइज में भी देखना है, सही है। तो सिंपली आप क्या करोगे, आपके पास जो है वो वेक्टर गिवन किस तरह होता है, एक वेक्टर है ए गिवन है, जिस अगर वेक्टर 2D में होगा आपके पास गिवन, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे ए एक्स और दूसरा ए वाई। ये वेक्टर 2D में है, अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो, सही है। और ए एक्स के साथ आपके पास क्या आता है बेटा, याद रखो, ए एक्स एक्स कॉम्पोनेंट के साथ आपके पास आई आता है। आई क्या है, यूनिट वेक्टर। इसी तरह जे कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट के साथ क्या आता है, वेक्टर के जे आता है। और जे क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर ऑफ वाई कॉम्पोनेंट, और इन दोनों के बिटवीन क्या आएगा, प्लस का साइन, सही है। अगर आपके पास जो है वो वेक्टर 3 डायमेंशन होगा, तो ए एक्स उसके साथ आई प्लस ए वाई उसके साथ जे प्लस ए जेड, और जेड के साथ क्या आएगा, के आएगा। वेक्टर आपके पास क्या है, ये 3 डायमेंशन वेक्टर है, सही है। तो आई क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट। जे आपके पास क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर ही है, लेकिन ये एक्स कंपोनेंट का नहीं बल्कि वाई कंपोनेंट का है। और के क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये कौन से कंपोनेंट का है, जेड कंपोनेंट का, सही है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। अभी आगे हम आएंगे, पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, सही है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये वेक्टर गिवन दिया हुआ है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए सिंपली ए भी लिख सकता हूँ, और वेक्टर के अराउंड जो है वो मॉड्यूलस का या एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन भी बना सकता हूँ। कैसे निकलता है मॉड्यूलस, या मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। अगर 2D वेक्टर है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है, मतलब आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो जे का कोफिशिएंट है मतलब वाई कंपोनेंट है वेक्टर का, उसका स्क्वायर। और अगर ये 3 डायमेंशन में होगा तो बेटा फिर आपके पास क्या होगा, ए, या फिर ए वेक्टर मॉड्यूलस इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जो के का कोफिशिएंट है जेड कंपोनेंट है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये 2 डायमेंशन वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, ये 3 डायमेंशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, सही है। बेसिकली मैग्नीट्यूड बताता क्या है, मैग्नीट्यूड is the length of the vector, is the length, is the length of the vector। तो आपके पास कोई भी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ बता रहा है, सही है। आपके पास कंसिडर करो ये एक वेक्टर बना हुआ है ए, जिसका मैग्नीट्यूड जैसे ही आपने निकाला वो क्या बता रहा है, इस वेक्टर की टोटल लेंथ कितनी है, सही है। अच्छा, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नंबर सेकंड, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास, सही, इक्वल वेक्टर्स, सही है। अगर आपके पास लिखा हुआ है दो वेक्टर्स आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब है इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इट मीन्स देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर को दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है उनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, सही है। उनके मैग्नीट्यूड क्या है, आर सेम या इक्वल, उनके मैग्नीट्यूड सेम है। और दूसरा, उनकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, वो भी सेम है, सही है। मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों सेम है। इट मीन्स देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। तो दो वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं तो उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है। अगर एक जा रहा है लेफ्ट तो दूसरा भी लेफ्ट की साइड पे होगा, एक राइट पे होगा तो दूसरा भी राइट पे होगा, एक टॉप पे है तो दूसरा भी टॉप पे है, एक बॉटम पे है तो दूसरा भी बॉटम पे है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। हमारे पास एक वेक्टर ये रहा सी, तो ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन का और सेम मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर है डी, सही है।
बिल्कुल मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब दोनों की लेंथ सेम है। सही है, दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या किस तरह लिख देंगे, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर डी। सही। चलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हो, अगर आपके पास दो सेम वेक्टर्स है, दो इक्वल वेक्टर्स है, तो आपके पास सी वाला वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स में अगर लिख दो तो सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनके कंपोनेंट्स में लिख दिया जाए और अगर ये वेक्टर्स गिवन हो कंपोनेंट्स में और ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, तो आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के इक्वल है, जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट के इक्वल है, के वाला कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट के इक्वल है। मतलब सी एक्स किसके बराबर है, डी एक्स के। सही है। सी वाई किसके बराबर है, डी वाई के। और सी जेड किसके बराबर है, डी जेड के। क्यों ऐसा कब होता है, जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं। सही है। चलो नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, थर्ड है आपके पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है, आपके पास एक वेक्टर है, हम्म, उसी के बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के साथ एक और दूसरा वेक्टर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस ओपोजिट है। सही है, एक वेक्टर ये रहा आपके पास। सही है, इसका मैग्नी ये वेक्टर है ए। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल सिमिलर मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर है, मतलब बिल्कुल सिमिलर लेंथ का एक और वेक्टर है। सही है, उसको आप बी नाम दे दो या ए ही नाम रख लो, लेकिन ए एक प्लस होगा, एक एक पॉजिटिव, मतलब एक राइट साइड पे मूव कर रहा है, एक लेफ्ट पे मूव कर रहा है, तो लेफ्ट वाला राइट वाला अगर आप पॉजिटिव रख रहे हो तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए वेक्टर। सही है। तो आपके पास दो सेम वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ओपोजिट है। टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट opposite directions, बट ओपोजिट डायरेक्शंस, अगर डायरेक्शन ओपोजिट है दो वेक्टर्स की लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहलाएंगे, ये एक दूसरे के नेगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। सही है। तो हमने लिख दिया आपके पास जो है वो वेक्टर ए इक्वल है नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए के। सही है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, जब भी दो वेक्टर्स आपके पास जो है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइन रखते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स है, तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। अगर मैं ए वाले वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ए को माइनस ए में ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। कोई भी वेक्टर अपने नेगेटिव वेक्टर में ऐड होता है तो आंसर आता है जीरो, नल वेक्टर बन जाता है। सही है। हाँ, नल वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। सही है। तो आपके पास क्या होगा, जब कोई भी दो नेगेटिव वेक्टर्स आपस में ऐड होते हैं तो उनका आंसर जो है वो नल वेक्टर आ जाता है। सही है, क्योंकि ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, आंसर इज जीरो। जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। सही है। अच्छा, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपके पास एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो। अ वेक्टर whose magnitude is वन यूनिट। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड वन यूनिट है तो वो क्या कहलाता है, आपके पास यूनिट वेक्टर कहलाता है। सही है। और यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, फिर बाय वेक्टर ए है आपके पास, उसके ऊपर कैप बना देंगे। यूनिट वेक्टर पे क्या होता है, कैप होता है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, आई जे के, ये यूनिट वेक्टर से किसके, आई था एक्स कंपोनेंट का, जे था वाई कंपोनेंट का और जेड था, के था जेड कंपोनेंट का, तो ये सारे यूनिट वेक्टर थे, उनके मैग्नीट्यूड क्या थे, वन थे। सही है। तो अगर आपके पास कोई भी वेक्टर ए है, एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप।
सही है। और इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, 1 यूनिट। सही है। ये वेक्टर ए है। सही है। इसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। सही। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी होता है सिंपल। आपके पास जो है वो वेक्टर, देखो वेक्टर क्या बराबर होता है, अभी हमने ऊपर लिखा था वेक्टर इक्वल है ए एक्स कॉम्पोनेंट आई, ये लिखा हुआ था ना। एक वेक्टर था ए, उसके 3 कॉम्पोनेंट है, अगर वो 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर है एक्स कॉम्पोनेंट और उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर आई आ रहा है, प्लस वाई कॉम्पोनेंट उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर जे आ रहा है, प्लस जेड कॉम्पोनेंट और उसके साथ उसका के यूनिट वेक्टर के आ रहा है। ऐसे ही। तो आपके पास क्या हो रहा है, वेक्टर किसके बराबर होता है, ए एक्स आई लिखा हुआ था, ए एक्स क्या था, मैग्नीट्यूड था। सही है ना, एक्स कॉम्पोनेंट का। सही है। तो आपके पास अभी हम इधर कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं कर रहे, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जो वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई में उस वेक्टर का क्या आता है, मैग्नीट्यूड। तो हमने लिख दिया कि वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। ये होता है। जब आप किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आ जाता है, आपके पास वेक्टर बन जाता है। सिंपली हमें तो इधर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाना है, क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, जो ए है, जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, वो यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सिंपली अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, आप उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, आपके पास एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। सही है। अ वेक्टर हुज इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, सही है, फाइनल पॉइंट सेम हो। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम। तो वो वेक्टर बेटा आपके पास जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, इसका मतलब वेक्टर बन ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे ये जीरो वेक्टर है या फिर नल वेक्टर है। डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। ओ से डिनोट करते हैं। सही है। अच्छा, इससे पहले अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में क्या पढ़ा था, कि अगर कोई भी वेक्टर है, अगर अपने ही वेक्टर के नेगेटिव, मतलब अपने ही नेगेटिव वेक्टर में ऐड हो जाए तो भी जीरो वेक्टर बन जाता है, नल वेक्टर आता है। सही है। तो आपके पास नल वेक्टर के दो डेफिनेशंस हो गए, किसी भी वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे है, सेम पॉइंट पे है, तो हम कहते हैं वो जीरो या नल वेक्टर है, या किसी भी वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर में ऐड करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास, नल या जीरो वेक्टर आएगा। सही है। चलो इसके बाद अब हम चलते हैं, जीरो और नल वेक्टर के बाद है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, अब वेक्टर, ऐसा वेक्टर हुज पोजीशन, जिसकी पोजीशन फिक्स्ड हो, कौन सी, हुज स्टार्टिंग पोजीशन, सही है, पोजीशन में इनिशियल पॉइंट। सही है। इनिशियल पॉइंट को और क्या कहते हैं, टेल। जहाँ पे टेल होती है किसी भी वेक्टर की वही तो इनिशियल पॉइंट है। अ वेक्टर हुज पोजीशन मतलब इनिशियल पॉइंट और टेल इज फिक्स्ड, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर। सही है। और क्या करते हैं कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है, जो टेल है, और टेल इज एट ओरिजिन, टेल को कहाँ पे रख देते हैं, ओरिजिन पे, इसका इनिशियल पॉइंट को कहाँ पे रख देते हैं, इज एट ओरिजिन, फिक्स पोजीशन रख दी। कि आपके पास किसी भी वेक्टर का अगर टेल या इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे होगा तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। सही है। हम्म। और फाइनल पॉइंट उसका कुछ भी हो सकता है। सही है। अब जैसे मैं इधर एक वेक्टर बना दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है ओ, और मेरे पास एक वेक्टर है, इसका फाइनल पॉइंट है, स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, फाइनल पॉइंट है पी। तो बेटा ये आपके पास कहलाएगा वेक्टर, वेक्टर का नेम है, ओ से स्टार्ट हो रहा है पी पे एंड हो रहा है, तो ओ पी वेक्टर कहलाएगा।
सही है। और ये आपके पास क्या है, जीरो से मतलब ओरिजिन से कोई भी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, उसका इनिशियल या पॉइंट या टेल ओरिजिन पे है, तो ये कहलाएगा आपके पास पोजीशन वेक्टर। ओपी इज पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को मोस्टली डिनोट करते हैं कैप स्मॉल आर से, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। जरूरी नहीं है, लेकिन कर सकते हो स्मॉल आर से डिनोट। नहीं करना चाहो मत करो, आपकी मर्जी है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर्स। सही है, दो वेक्टर्स है, पैरेलल है, इसका मतलब है उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन, बोथ वेक्टर्स। पैरेलल का क्या मतलब है, बोथ वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। तो आपके पास जो है वो दो वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स है, चार वेक्टर्स है, उनकी डायरेक्शंस क्या है, सेम। तो वो क्या कहेंगे, कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर। सही है। मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। अच्छा, हो सकता है ए वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड 5 है तो बी का 50 हो। सही है। लेकिन मोस्टली जो है मैग्नीट्यूड में डिफरेंस क्या आता है, अगर फर्स्ट वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है सेकंड का उसके मुकाबले में जितना भी ज्यादा होगा उतने टाइम ज्यादा होता है। 5 टाइम ज्यादा हो सकता है, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, किसी भी एक नंबर से वो मल्टीप्लाई होगा। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई होके वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बन जाएगा, या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड होके वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बन सकता है, या तो ज्यादा या फिर कम हो सकता है। सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो बी का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास 9 आ गया, नहीं, 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, 5 का टेबल, 5 का कोई मल्टीपल आ सकता है। सही है। 9 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 11 नहीं आ सकता। अच्छा, बोथ वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शंस, दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, तो कैसे लिख देंगे, वेक्टर ए पैरेलल को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, 11 बनाते हैं, ये पैरेलल की शॉर्ट सिंबल है, बी वेक्टर। सही। अच्छा, इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। नहीं सर। चलो, इसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स की वो हम देखेंगे सारी चीजें। सही है। ये कुछ बेसिक्स थी इसकी। अब हम चलते हैं सवालात की तरफ। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटा, आपके पास जो है वो क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज स्केलर और वेक्टर्स। आपके पास कुछ क्वांटिटीज गिवन दी हुई है 1 से लेके 9 तक के पार्ट से। हर पार्ट में एक क्वांटिटी है, आपसे पूछ रहा है बेटा क्लासिफाई करके बताओ इसमें से कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। तो हम दो क्या करते हैं, इधर कॉलम बना लेते हैं, जो क्वांटिटी स्केलर होगी उसको स्केलर वाले कॉलम में लिख देंगे, जो वेक्टर होगी उसको वेक्टर वाले कॉलम में लिखेंगे। और ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, ये आपकी हेल्प से होगा। नंबर 1, फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स स्केलर है वेक्टर है, वेक्टर। वेक्टर। अब अगली बारी जो है वो अरीशा की होगी, एक एक करके बताना। सही है। सही है उफक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वांटिटी लिखी हुई है स्पीड। स्पीड स्केलर है वेक्टर है। स्केलर। यस, स्पीड स्केलर होती है, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी, वेलोसिटी स्केलर है वेक्टर है। वेक्टर। वेक्टर होता है, सही है। नेक्स्ट, एरिया, एरिया स्केलर है वेक्टर है। वेक्टर। कैसे, एरिया कभी तुमने सुना है कि किसी भी चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट का एरिया है तो जो है वो इसकी डायरेक्शन है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं स्केलर ना, होगा। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर भी तो पढ़ा होगा ना कि आपके पास पाकिस्तान का लैंड एरिया इतना है, तो डायरेक्शन कभी सुनी थी नहीं। एरिया का, एरिया हो गया, लेंथ हो गई, वॉल्यूम हो गया, ये सारे आपके पास स्केलर होते हैं। सही है। जी। चलो, एक्सेलरेशन। वेक्टर। सारी आसान क्वांटिटीज जा रही है उफक के हाथ में, जो फिजिक्स में भी पढ़ी हुई है। एक्सेलरेशन के बाद है वर्क, स्केलर वेक्टर। वेक्टर। नहीं, वर्क। तुम अभी बैठ के काम कर रही हो, अब वर्क का क्या डेफिनेशन है बेसिक सा, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपके पास कोई भी सिस्टम में कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है तो वो वर्क कर रहा है। तो तुम्हारे कोई डायरेक्शन है पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, नहीं, कोई डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। हाँ
सही है। सही सही। तो वर्क आपके पास क्या है, स्केलर। अच्छा, अगला वॉल्यूम, स्केलर। स्केलर अभी मैंने बोला है। तो ये वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है। अभी जैसे आप बैठे हुए हो, जगह घेर रहे हो, सही है, तो आपका वॉल्यूम है। लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की नीड नहीं है, स्केलर है। नेक्स्ट वेट, वेट, वेट क्या है, वेट मेरे वेट ख्याल से मास तो नहीं। वेक्टर है। हाँ वेट बिल्कुल वेक्टर है, सही है, मास नहीं है, वेट आपने पढ़ा है ना। ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, वेट आपके पास क्या होती है, एक टाइप की फोर्स होती है, सही है, तो वेट आपके पास क्या है, वेक्टर है। सही। वेट वेट के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। हर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, क्यों लगता है, ग्रेविटी की वजह से। लास्ट क्वांटिटी मास, मास क्या है, स्केलर स्केलर। वेक्टर। स्केलर। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है राइट द वेक्टर पी क्यू, सही है। आपके पास जो है वो डिफरेंट पार्ट्स है। हम इसका पार्ट नंबर सेकंड कर लेते हैं, बाकी आपको होमवर्क में दे देंगे। पार्ट 2 के अंदर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, -5/2, 9। पी वाला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्यू है, 10, 8। सही है। और अब बोल क्या रहा है, राइट द वेक्टर पी क्यू, आपने एक वेक्टर पी क्यू निकालना है। ये एक वेक्टर पी क्यू निकालना है, और इसको इन द फॉर्म ऑफ, इसको आंसर, आपने जो आंसर देना है वो XI, YJ की फॉर्म में देना है। सॉरी, XI + YJ, इस फॉर्म में आंसर चाहिए, सही है। तो अच्छा बेटा, तो आपके पास वेक्टर भी जो होता है, अगर वेक्टर में आपको IJ नजर आ रहे हैं तो वो ओपन फॉर्म कहलाती है, सही है। वेक्टर की भी दो फॉर्म्स होती है देखने की, ऊपर लिख लेते हैं जहाँ पे हमने पढ़ा था अभी, ये हाँ, सही है, ये रहा। अगर आपके पास ए वेक्टर है, इसमें IJ नजर आ रहा है, तो ये ओपन फॉर्म है, सही है। ये कौन सी फॉर्म है, ये दोनों ओपन फॉर्म है। IJ 2 डायमेंशन में IJ नजर आ रहा है, 3 डायमेंशन में IJ के नजर आ रहा है। अगर आपके पास जो है वो IJ के नजर नहीं है, ऐसे लिखा हुआ, पहले X कंपोनेंट फिर Y कंपोनेंट, लेकिन लाइन से बीच में कॉमा आता जाएगा, और ब्रैकेट बना दिया। इसी तरह 3D में पहले X कंपोनेंट फिर Y कंपोनेंट फिर Z कंपोनेंट, और स्टार्टिंग और एंडिंग में ब्रैकेट। तो ये आपके पास वेक्टर की क्लोज फॉर्म कहलाएगी। सही है, ये ओपन है और ये क्लोज है। IJ के नजर आए तो ओपन, IJ के नजर नहीं आए तो क्लोज, सही है। कॉमे से, अगर 2D वेक्टर है तो कॉमे से पहले वाला X कंपोनेंट होता है, कॉमे के बाद वाला Y। 3D में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल लो, पहला X, दूसरा Y और तीसरा Z, सही है, क्योंकि आगे 3D भी आएगा हमारे पास। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट टू में बेटा दो पॉइंट्स गिवन दिए हुए, और आपको बोल रहा है फाइंड करना है पी क्यू वाला पॉइंट, और आपने अपना आंसर देना है XI + YJ की फॉर्म में, मतलब इस ऐसी फॉर्म में जिसमें I और J नजर आए, ओपन फॉर्म में देना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पी क्यू क्या होता है। पी क्यू का क्या मतलब है, देखो पी क्यू एक वेक्टर का नेम है, हमने पी क्यू एक वेक्टर निकालना है। अगर आप देखो पी क्यू, पी है इसका फर्स्ट इनिशियल पॉइंट, और क्यू है फाइनल पॉइंट। जो पहले पॉइंट लिखा होता है वो इनिशियल होता है, जो बाद में लिखा होता है वो फाइनल होता है, ऐसे याद रख लो, वो टर्मिनल होता है। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्यू माइनस पी। अगर पी क्यू निकालने को बोलेगा क्यू माइनस पी करेंगे, और अगर हमारे को बोलेगा कि निकालो क्यू पी, तो हम पी माइनस क्यू करेंगे फिर, सही है। तो क्यू की क्या वैल्यू हमारे पास, 10, 8, माइनस पी गिवन है -5/2, 9, सही है। तो आपके पास क्या होगा, आई वाले में ऐड और सबट्रैक्ट होता है, जे वाला जे वाले में, और के वाला के वाले में, सही है, ये चीज याद रखनी है। आई में, जे जे में, के में, जैसे आपके पास एलजेब्रा के अंदर होता है, एक्स एक्स में, वाई वाई में, जेड जेड, तो इसी तरह इसमें भी ऐसे ही है। तो 10 ये आई कंपोनेंट है, माइनस -5/10, ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, ये भी आई वाला कंपोनेंट है, ऐसे ही है ना, एक्स का कंपोनेंट, तो माइनस माइनस +5/2 हो गया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, कॉमा 8, ये आपके पास जो है वो वाई वाला कंपोनेंट है, माइनस सेकंड वेक्टर के अंदर, सेकंड पॉइंट के अंदर जो वाई वाला कंपोनेंट है वो 9 है, तो 8 - 9। तो 10 + 5/2 करो, आंसर बता दो। 25/2। 25/2, और 8 - 9 - 1, तो हमारे पास पी क्यू वाला वेक्टर आ गया, बट ये क्लोज फॉर्म में है, इसमें IJ हमें नजर नहीं आ रहा, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे IJ के वाली ओपन फॉर्म में।
तो 25/2 कॉमे से पहले लिखा हुआ है तो इसके साथ आई लिखा जाएगा, और -1 कॉमे के बाद है तो इसके साथ जे लिखा जाएगा। और जे के साथ कोफिशिएंट 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस का साइन लिखा जाएगा। ये आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। इसके जो बाकी जो पार्ट्स है आपके पास कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2 तो हमने कर लिया ना, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये होमवर्क है आपके। सही है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? फाइंड द फॉलोइंग वैक्टर्स। सही है ना? अब आपके पास जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट वैक्टर्स फाइंड करने को बोल रहा है। इफ उन वैक्टर्स फाइंड करने के लिए इसने आपको कुछ वैक्टर्स गिवन दे दिए। पी वाला वैक्टर गिवन है -5i + 4j। इसके ऊपर ना आई जे के ऊपर कैप भी बना हुआ है, मैं कैप नहीं बना रहा। सही है, आप बनाना पेपर में, प्रैक्टिस में भले मत बनाना लेकिन पेपर में बनाना। हाँ, -q वाला वेक्टर गिवन है -3i + 5j। आर वाला वेक्टर आपके पास गिवन है -6i + 7j। सही है, आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन दे दिए और बोल रहे फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। सही है, अब इसका हम करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 3 और 4 करते हैं, बाकी 2 पार्ट आप करना, 1 और 2। सही है, तो पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है? पार्ट 3 में कौन सा वेक्टर फाइंड करना है? 3p + 5q -4r। जो सबसे पहले लिखा हुआ है 3, मैंने भी क्या लिख दिया 3। फिर आगे है p, 3p की जगह पे p का वेक्टर -5i + 4j +5q वाला वेक्टर -3i + 5j +4r वाला वेक्टर -6i + 7j। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा? 3 वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3p में क्या है? p वेक्टर है और 3 क्या है? स्केलर नंबर है। तो आपके पास स्केलर नंबर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर के अंदर जितनी भी टर्म्स है, 2 3 जितने भी कंपोनेंट्स है, तो स्केलर नंबर सबसे मल्टीप्लाई होगा बस। तो इस कोई भी स्केलर नंबर को वेक्टर से इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। वो नंबर वेक्टर के हर कंपोनेंट से, एक्स आई है, वाई एक्स और वाई है उससे भी मल्टीप्लाई, XYZ हो तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 पहले -5 से मल्टीप्लाई हुआ, -15 हो गया, -15 आई। फिर 3 4j से मल्टीप्लाई हुआ तो 12j हो गया। अब 5 की बारी है, -3i से मल्टीप्लाई हुआ तो -15i। फिर 5 j से हुआ तो +25j। फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 × 6 = 24i। फिर +4 × 7 = 28j। अब आपके पास आई वाले जो कंपोनेंट्स है वो आई वाले में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। -15 -15 -30 और -24 -54i। जे वाले में ऐड और सब्ट्रैक्ट। 12 + 25 37, 37 + 28 करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। और जे 65। फिर क्या करना है? 12 + 25 + 28, जे के तीन टर्म्स है ना, तीनों टर्म्स को ऐड कर लो, सिक्सटी जे फाइव वाली। 65 + 65 जे, तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया कौन सा? 3p + 5q -4r वाला वेक्टर आ गया। सही। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4 इसका। पार्ट 4 में आपके पास क्या है? 1/2p -2r +4q। सही है, तो 1/2 p की जगह पे p वाला वेक्टर आ गया। p वाला वेक्टर है -5i + 4j। फिर -2r, r वाला वेक्टर आ गया -6i + 7j। फिर +4q, q वाला वेक्टर आ गया -3i + 5j। तो सिंपली अब यहाँ पे क्या है? ये जो -5i + 4j है, जो p वाला वेक्टर है, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो -5/2i हो गया, +4/2 2j हो जाएगा। सही। अब ये -2 पहले -6 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस +12i। फिर +-14j। फिर -4 × 3 12i। फिर +4 × 5 20j।
अब देखो आई वाली टर्म एक प्लस की 12 आई है, माइनस 12 आई है, कैंसिल। आई वाली सिर्फ एक ही टर्म बची, -5/2 आई, कॉपी कर दिया। 2j - 14j -12j +20j, तो +8j आ गया। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? पार्ट 4 का आंसर आ गया है। पार्ट 4 में जो वेक्टर बनाना था वो बन गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 और 2 आपने करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। सही है। सर इसमें देख पार्ट लो बेटा, 3 का जो आंसर है ना, बुक के पीछे दूसरा आ रहा है। पार्ट 3 के साथ दो, हर पार्ट का। नहीं, पार्ट 3 का आंसर बुक के पीछे अलग है। अच्छा, बुक के पीछे पार्ट 3 का आंसर अलग है? क्या लिखा है पार्ट 3 के आंसर में? -6i + 9j। -6i + 9j, 3p + 5q - 4r। एक बार रीचेक कर लेते हैं, हमने सही किया है या नहीं किया। 3 × p की जगह पे -5 + 4j आ गया। फिर आगे लिखा हुआ है +5q की जगह पे आ गया -3 + 5j। फिर लिखा हुआ है -4r की वैल्यू आ गई -6i + 7j। तो 3 × -5 -15 हो गया, +12j सही है। फिर -15i हो गया, और प्लस का 12j सही है। प्लस का 25j सही है। फिर माइनस का 24, नहीं, बुक का आंसर गलत है बेटा, पॉसिबल नहीं है। या तो बुक का आंसर गलत है, या फिर जो जो वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं पी क्यू, अब देखो ना, पी क्यू आर गलत नहीं हो सकते। अगर पी क्यू आर गलत होते तो फिर पार्ट 4 का आंसर भी डिफरेंट आना चाहिए था। पार्ट 4 का आंसर सेम आ रहा है, जो हमारा है वही बुक में है। जी। तो इसका मतलब है बुक ने पार्ट 3 का आंसर गलत लिखा है। सही है। चल, बुक में, हाँ, इस चैप्टर के अंदर ना कुछ आंसर्स मिस्टेक है, कुछ आंसर में मिस्टेक है। सही है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? पी एक पॉइंट गिवन दिया हुआ है, P - 2, 5। सेकंड पॉइंट क्यू है 8, 0। थर्ड पॉइंट आपके पास है कैपिटल आर 7/2, 6। एंड फोर्थ पॉइंट भी है एस -10, 7। ये चार पॉइंट्स आपके पास गिवन दे दिए, आर दी गिवन पॉइंट्स। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। आपने क्या निकालना है? सम। सम ऑफ द वेक्टर्स मींस दो वेक्टर्स का, एक है पी क्यू, आगे बता दिया, और दूसरा है आर एस। इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकालना है? सम निकालना है। ये आपको आंसर देना है। सही है। पी क्यू और आर एस का आपने सम निकालना है, और आपके पास जो है वो चार पॉइंट गिवन दिए हुए। तो सबसे पहले आप ये दोनों वेक्टर्स निकालोगे, क्योंकि पी क्यू वेक्टर गिवन नहीं है, आर एस वेक्टर गिवन नहीं है। पी और क्यू पॉइंट गिवन है, आर और एस पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट फाइंड दीज वेक्टर्स। नंबर 1 इज पी क्यू। पी क्यू कैसे आएगा? क्यू माइनस पी। The value of q is 8, 0, and the value of p is -2, 5। तो कॉमे से पहले वाला कॉमे से पहले वाले से माइनस हो जाएगा, 8 माइनस और -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया, कॉमा 0 - 5। तो 10, -5 हमारे पास ये वेक्टर आ गया, कौन सा? पी क्यू। पी क्यू वाला वेक्टर आ गया 10, -5। इसके बाद अब हम वेक्टर निकालेंगे आर एस। आर एस क्या होगा? एस माइनस आर। एस एस वाला वेक्टर है -10, 7, माइनस आर वाला वेक्टर है 7/2, 6। कॉमे से पहले वाला नंबर कॉमे से पहले वाले में माइनस होगा, -10 -7/2। इधर आएगा नहीं, नीचे लिख लेते। -10 -7/2, कॉमा 7, कॉमे के बाद वाला कॉमे के बाद वाले से माइनस हो जाएगा, 7 - 6। तो आंसर बता दो, -7 -7/2 कितना होता है? माइनस -7 ट्वेंटी सेवन अपॉन टू माइनस कौन सा? -27/2। 27/2, -27/2, कॉमा 7 - 6, 1। तो ये आर एस वैक्टर भी आ गया, पी क्यू वैक्टर भी आ गया। अब इन दोनों वैक्टर्स को क्या करना है? ऐड। पी क्यू प्लस आर एस। तो पी क्यू वाला वेक्टर क्या है हमारे पास? 10, -5, प्लस आर एस वाला वेक्टर है -27/2, 1। अब क्या होगा आपके पास? कॉमे से पहले वाला कॉमे से पहले वाले में ऐड हो जाएगा, 10 प्लस माइनस -27/2, और कॉमे के बाद वाला कॉमे के बाद वाले में ऐड हो जाएगा, -5 + 1। बेटा आंसर बता दो क्या आ गया इसका? -7/2। -7/2, -4। ये वाला वेक्टर आ गया, पी क्यू और आर एस का सम आ गया। सही है।
क्वेश्चन में इसने बोला नहीं है आंसर कौन सी फॉर्म में देना है, तो आपकी मर्जी है जिस फॉर्म में आंसर रखना है रख लो। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन थे वो क्लोज फॉर्म में थे, तो हमने जो है वो क्या कहते हैं पॉइंट्स ऑर्डर पेयर की क्लोज फॉर्म में गिवन दिए हुए थे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन थे, तो हम आंसर भी ऑर्डर पेयर में या क्लोज फॉर्म में दे देते हैं। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो, सर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन 4 का कोई और पार्ट नहीं है, एक ही सवाल है। सही, क्वेश्चन 5, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपने क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। डिफरेंट पार्ट्स है इसके, कोई भी एक पार्ट बता दो, 4 पार्ट है, कोई भी एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी आप करोगे। कौन सा करवाऊं? हम्म। थ्री वाला। पार्ट पार्ट जी। 3, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या है? एक वेक्टर आर गिवन दिया हुआ है, 10i - 12j। ये वेक्टर गिवन है 10i - 12j, ये एक वेक्टर है, नेम उसका आर है। बोला इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है उसी की डायरेक्शन में ही उसका यूनिट वेक्टर निकालो। आगे जाके बोलेगा ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, एक और वेक्टर देगा उसकी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या है? जो वेक्टर गिवन है उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आर कैप निकालना है आपने। सही है, और हमने आर कैप का फॉर्मूला पढ़ा था, अभी लिखा था ऊपर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा था। क्या होता है? कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना हो, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो वेक्टर तो गिवन है, सबसे पहले हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे? इक्वल आर इक्वल टू स्क्वायर रूट आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर था ना, तो 10 स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट मतलब वाई कंपोनेंट का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस -12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर रूट 100 प्लस 144 244 हो गया। 244 का रूट निकालो और डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में बताना, मतलब फ्रैक्शन आए या जो भी आए उसमें बताना। क्या आंसर आ रहा है? 2√61। क्या? 2√61। 2√61। तो आर आ गया हमारे पास। सही है, हाँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है? वेक्टर 10i - 12j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड 2√61। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। यस, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 बचा, क्या? 5i - 6j, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 2√61। 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास यूनिट वेक्टर क्या आ गया? 5i - 6j डिवाइड में √61। ये आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? अब इसके नो और भी सर। पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 5 है ना, ये क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1, 2 और 4 ये आपने करने हैं, बिल्कुल इसी मेथड से होंगे, ऐसे ही होंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आ गया, 6 में ही आ गया है। सही है, अभी हमने बोला था ना कि आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसी तरह क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स है। बोल रहा है फाइंड द वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर्स ढूंढना है इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स विद द गिवन मैग्नीट्यूड्स। सही है, आपने क्या करना है? एक वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन दे दिया, लेकिन वो वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में ढूंढना है। सही, तो अच्छा आओ कैसे करेंगे? तो कौन सा पार्ट कराओ बताओ इसका, एक पार्ट बता दो, 3 पार्ट से टोटल। हम्म। थर्ड। पार्ट 3 सही है। पार्ट 3 में क्या है आपके पास? वेक्टर क्या गिवन दिया हुआ है? वेक्टर का नेम है सी, 5i + 6j ये वेक्टर है। सही है, मैग्नीट्यूड क्या गिवन दिया हुआ है? 11 यूनिट्स। अच्छा, मुझे बोल रहे हैं फाइंड द वेक्टर, मुझे एक वेक्टर ढूंढना है, एक वेक्टर फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन दिया हुआ है? 11 यूनिट। तो कंसिडर कर लेते हैं हम, जो वेक्टर ढूंढ रहे हैं उसका नाम रख लो ए बी सी, जो नाम रखना है। मैं रख लेता हूँ इधर एन, आपकी मर्जी है, आप जो रखना चाहो रख लो। एन वाला वेक्टर ढूंढना है। सही है, तो अब मुझे इस एन वाले वेक्टर का क्या दे दिया? मैग्नीट्यूड दे दिया। क्या क्या दे दिया? मैग्नीट्यूड कितना गिवन दे दिया? 11। 11 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ होती है, तो लेंथ में आपके पास अगर कोई भी स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता तो आप क्या लिखते हो? यूनिट्स। तो आपके पास आपको एक वेक्टर ढूंढना है जिसका नाम आपने एन रख लिया और उसका मैग्नीट्यूड गिवन दिया हुआ है, लेकिन एक और वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में आपको वो वेक्टर फाइंड करना है। अच्छा बेटा, याद रखो, अभी हमने ऊपर लिखा था कि कोई भी वेक्टर आपको ढूंढना है
तो वेक्टर को वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं? वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, जैसे वेक्टर एन है, वेक्टर एन फाइंड करना है हमने, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही है। तो अब आप बोलोगे सर आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या गिवन है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और आप वेक्टर आपको फाइंड करना है, लेकिन आपके पास यूनिट वेक्टर नहीं है, आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? यूनिट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो आपके पास वेक्टर तो है ही नहीं, वेक्टर तो ऑलरेडी फाइंड आपने करना है। अब देखो बेटा, यूनिट वेक्टर आपके पास एन हो या सी हो या ए हो या बी हो, कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर क्या होता है अभी हमने ऊपर पढ़ा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स होता है। तो आपके पास कोई भी वेक्टर है, अगर उसका यूनिट वेक्टर आपने बना लिया है तो हर डिफरेंट वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 1। तो अब मैं यहाँ पे एन वेक्टर निकालने के लिए एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एन वेक्टर के यूनिट से नहीं बल्कि सी जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट। सही है ना, हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट। और इस तरीके से मेरे पास जो मुझे वेक्टर फाइंड करना है वो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में भी आ जाएगा। सही है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, सी का यूनिट वेक्टर निकालना है। सी का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो अब सी का मैग्नीट्यूड नहीं है, आओ सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। स्क्वायर रूट 5, आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो इन दोनों को ऐड करो और रूट लो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। 25 प्लस 36 71। क्या आ रहा है रूट, बोलो। 61। 61, अच्छा। रूट 61, और 61 रूट से बाहर नहीं आ रहा होगा, हाँ। सही है। तो आपके पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर 5i + 6j और डिवाइड बाय यूनिट मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 61। तो आपके पास सी वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो एन वाला वेक्टर आ जाएगा, एन वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन 11 मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर ऑफ सी 5i + 6j डिवाइड बाय रूट 61। सही है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 11 जो है वो नीचे वाले नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता, ऊपर वालों से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप मल्टीप्लाई कर दो या मल्टीप्लाई नहीं करो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 × 5 55 आई हो जाएगा, 11 × 6 66 आई हो जाएगा, और डिवाइड में आ गया रूट 61। तो आपके पास ये एन वाला वेक्टर आ गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? अब ये जो डिवाइड में रूट 61 लिखा हुआ है ये आई वाले कंपोनेंट पे भी है और जे वाले कंपोनेंट के डिवाइड में भी है, दोनों को अलग अलग देना चाहते हो अलग अलग भी दे सकते हो। 55/61 रूट 61i प्लस 66/√61j। सही है, ये आंसर भी लिख सकते हो बेटा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 और 2 आपने करना है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। सही है। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 का बताओ कौन सा पार्ट करवाओ। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स, अननोन्स की वैल्यूज निकालनी है। इसके हम दो पार्ट करेंगे, सही है। एक पार्ट हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3 और दूसरा पार्ट नंबर 4, 1 और 2 आप करना। सही है। पार्ट नंबर 3 में क्या है आपके पास बेटा, एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, 7/2i - 3/5j इक्वल टू pi - 3/√25j। सही है, ये इक्वेशन गिवन दी हुई है। अब देखो, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी एक वेक्टर है और राइट साइड पे भी एक वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर्स है, बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, तो मतलब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है। जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल होता है और जे वाला कंपोनेंट जे के इक्वल होता है। इसने बोला था अननोन की वैल्यू निकालो। इस पूरी इक्वेशन में देखो पी एक ही अननोन नजर आ रहा है, तो कैसे निकलेगा? आई वाला कंपोनेंट 7/2 आई किसके इक्वल है, पी आई के, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। आई मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, पी के साथ, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड, ऊपर भी आई डिवाइड में भी आई इक्वल टू पी, आई से आई कैंसिल,
पी की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। एक ही अननोन था, उसकी वैल्यू इजीली हमने फाइंड कर ली। और आप देखो जे वाला कंपोनेंट भी जे के इक्वल है। क्या लिखा हुआ है जे वाले कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे, -3/5 जे। राइट पे क्या लिखा हुआ है, -3/5 की जगह √25। 25 का रूट लोगे क्या आएगा, 5 ही आएगा, और साथ में जे लिखा हुआ है। सही है। अगर कोई और अननोन होता जे वाले कंपोनेंट में तो वो भी इजीली निकल जाता। इसी तरह पार्ट 1 कर लोगे आप, और पार्ट 2 कर लोगे। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। अच्छा बेटा, वेक्टर जो है वो क्लोज फॉर्म में दो तरीकों से गिवन होता है। सही है ना। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में दो तरीकों से, एक हॉरिजेंटली लिखा हुआ, जैसे ऊपर लिखा हुआ था A, B। सही है। हाँ, दूसरा A, B है। सही है, AX, AY। सही है। एक वर्टिकली भी लिख के दे सकते हैं, AX, AY। ये भी वेक्टर ही है। दोनों तरीके हैं वेक्टर्स को लिखने के, क्लोज फॉर्म में, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में। पॉइंट की फॉर्म में वेक्टर को दो तरीकों से लिखा जाता है, एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली। हॉरिजेंटली और एक आपके पास है वर्टिकली। सही है। तो जैसे भी लिखा हुआ नजर आए, बात एक ही है। अभी हमारे पास पार्ट 4 में है 5/2 -7 = P -7। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है, अगर ये वर्टिकली लिखा हुआ है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, सही है, जो ऊपर है वो आपके पास एक्स कंपोनेंट होता है, और जो नीचे वाला होता है वो वाई, और अगर तीसरा होता है तो फिर वो जेड होता है। ऐसे ही है। तो आपको पता है ये दो, एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, लेफ्ट पे भी वेक्टर, राइट पे भी वेक्टर। मतलब ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है, तो एक्स कंपोनेंट के मतलब आई वाला आई वाले के इक्वल होता है, और जे वाला जे वाले के। तो 5/2 किसके इक्वल आ गया, पी के। पी अननोन था, पी की वैल्यू इजीली आ गई। और जे वाला कंपोनेंट दोनों जगह पे -7 लिखा हुआ है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। चलो, सही है। दो सर। और करना है, यही तक रखें। हम्म। कल कर लेंगे। चल, आज हम इसको, इस टॉपिक को 3.1 को यहीं तक रखेंगे। सही है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।